हेलो फ्रेंड्स, आपकी मेरी वीडियो पे स्वागत है। तो आज मैं आपका लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। विद्युत आवेश तथा विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र मैंने आपको करा दिया है कंप्लीट। विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के बारे में हम पढ़ेंगे। मुझे पता है मेरी वीडियो आने में थोड़ी बहुत देर हो गई थी, आज बहुत दिन बाद आई है वीडियो क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट थे, बट आज से डेली आया करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के बारे में हम जानेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले विद्युत फ्लक्स के बारे में, फिर उससे जुड़ी बात पढ़ेंगे हम गॉस की प्रमेय के बारे में और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। कुछ अनुप्रयोग हैं जो एग्जाम में आते हैं हमारे। ओके, और तो पहले विद्युत फ्लक्स से पहले एक छोटा सा टॉपिक है हमारा घनकोण, जो हमने पढ़ रखा होगा शायद। पहला टॉपिक है हमारा घनकोण। पहला टॉपिक है हमारा घनकोण। हम कोण के बारे में जानते हैं। कोण क्या होता है कि नहीं, दो रेखा, कोई दो रेखा है, जैसे कि ये एक रेखा मान ली, एक ये रेखा मान ली, जिस एंगल पे मतलब कि जिस बिंदु पे जो झुकी हुई हैं उनके झुकाव को हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? झुकाव। दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। अब जैसे कि ये कोई रेखा है और ये भी कोई दूसरी रेखा है, ये गई ये हो गई, तो ये किस एंगल, यहाँ पे जो झुकाव है इन दोनों का, जितने ये इधर की साइड झुक रही है इधर झुक रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एंगल थीटा देंगे। तो इसको हम कहते हैं कोण। अब हम घनकोण के बारे में पढ़ेंगे आज। घनकोण के बारे में वैसे हमने पढ़ रखा है, तो अब जानते हैं हम घनकोण क्या होता है। कोई गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ अर्थात जैसे कि कोई गोला है, गोला तो याद है, वृत्त और गोला में अंतर आपको पता ही होगा, ठीक है। तो कोई गोला है, ये हमने कोई गोला कर दिया, गोला है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये कोई आयतन है इस गोले का। ओके, ये कोई बड़ा है इसमें, अब ये कोई गोला है। ओके, अब इसकी कोई पृष्ठ, अब इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई एक पृष्ठ हमने लिया, छोटा सा, क्या लिया? पृष्ठ लिया। बड़ा बनाता हूँ गोला इसको। तो हमारा ये कोई गोला है, यहां से कोई पृष्ठ लिया हमने छोटा सा, किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो गया इतना। और ये जो गोले के केंद्र होगा, कोई कुछ ना कुछ तो केंद्र होगा गोले का, उस गोले के केंद्र पर जो आंतरिक कोण करेगा, यहां से हमने दो रेखा निकाल दी, तो ये जो कोण आंतरिक करेगा उसे क्या कहेंगे? घनकोण। ओके, ये 3D डायमेंशन होता है, अर्थात त्रिविमीय व्यवस्था में होती है गोला। तो कोई गोला है, गोले के पृष्ठ पर कोई गोलीय पृष्ठ है अति सूक्ष्म, उसके द्वारा केंद्र पर कोई कोण आंतरित हो रहा है, उस कोण को हम क्या कहेंगे? घनकोण। किस कोण को? जो कोई गोला है, गोले के पृष्ठ पर क्षेत्रफल से केंद्र पर जो कोण आंतरित हो रहा है उसे हम कहेंगे घनकोण। अब मैं इसके बारे में थ्योरेटिकल लिख देता हूं, फिर आपको विद्युत फ्लक्स बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए घनकोण की डेफिनेशन लिख दी है। तो जो मैंने आपको अभी बताया था वही मैंने लिखा है कि किसी गोलीय पृष्ठ, ये कोई गोलीय पृष्ठ है, आप जैसे कोई गेंद मान लो, फुटबॉल मान लो, ओके, तो कोई गोलीय पृष्ठ है, उसके क्षेत्रफल के पर, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कोई क्षेत्रफल है सूक्ष्म सा, गोले के केंद्र पर, और ये कोई केंद्र है गोला, माना है कोई फुटबॉल है, उसके ऊपरी पृष्ठ पर हमने इतना छोटा सा क्षेत्रफल ड्रॉ कर लिया मानना। अब वहां से देखेंगे हम किस पे? वस्तु के केंद्र पर, जो हमारा गोलीय पृष्ठ है उसके केंद्र पर। अब जो केंद्र पर जो शंकुनुमा आकृति से बन रही है, ये आपको 3D सोचो, 3D शंकुनुमा जो आकृति बन रही है, तो उस पे जो झुकाव है हमारा, जो कोण है, उसे हम क्या कहेंगे? घनकोण। डी ओमेगा। क्या कहेंगे हम? घनकोण। तो वही मैंने लिखा है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, कोई गोलीय पृष्ठ का कोई भी क्षेत्रफल, गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, कौन सा कोण? जो कोण आंतरित करता है उसे हम क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओमेगा से। इसे ओमेगा बोलते हैं, ना कि डब्ल्यू। क्या बोलते हैं? ओमेगा। अब घनकोण के बारे में आपको बता दूं मैं, एग्जाम में दो या 1 नंबर का आएगा, ज्यादातर आता नहीं है। ओके, तो किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। इसका फॉर्मूला और लिख लो, इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर, अभी किसके लिए निकालना है? अति सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा बना कोण, घनकोण के लिए। डी ओमेगा बराबर डी अपॉन आर, इसका ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? घनकोण का। ओके, अब मात्रक भी जान लो, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है हमारा स्टेरेडियन। मात्रक होता है स्टेरेडियन। कोई मात्रक पूछ ले, 2 नंबर के एमसीक्यूज में आ जाते हैं। फॉर्मूला
डी ओमेगा डी अपन आर स्क्वायर। अब देखो अभी तो हमने ये बताया था गोलीय पृष्ठ है उसके किसी छोटे से भाग के लिए क्षेत्रफल पे केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है उसे घनकोण कहते हैं। अगर हम कहें कि पूरे गोले द्वारा कितना कोण आंतरित होगा वो कैसे निकालेंगे, हमें पूरे गोले द्वारा भी तो चाहिए कि कोई भी ना कुछ तो कोण आंतरित करेगा केंद्र पर ऊपर के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा। तो हमने देखा संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब देखो ये चीज जो है ना मैं करने वाला हूँ वो मैथमेटिक्स की आ गई, यहाँ से इसलिए आ गई मैथमेटिक्स के लिए। अब किसी भी हमने आप चैप्टर पढ़ रखा होगा मैथ में, हम किसी संपूर्ण के लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रल लेते हैं, और सूक्ष्म के लिए निकालते हैं तो डिफरेंशियल करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने सूक्ष्म के लिए निकाला तो क्या करा था, डिफरेंशियल अवकलन। अब हम किसके लिए निकाले, संपूर्ण के लिए, तो हम इस वाले का क्या कर देंगे, इंटीग्रल। तो डी ओमेगा, ओमेगा बराबर अर्थात मतलब संपूर्ण को हमने किससे प्रेजेंट कर दिया, ओमेगा से, संपूर्ण को ओमेगा से बराबर इंटीग्रल में डी ओमेगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी ओमेगा। सॉल्व करो इसे, इंटीग्रल सॉल्व करना सबको आता ही है, डी अपॉन आर स्क्वायर ये हमारी वैल्यू है। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, नियतांक क्या है, नियतांक क्या होता है, इंटीग्रल से बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल में क्या बचेगा, डी ए। अब 1 के सापेक्ष डी ए का अवकलन करेंगे हम, बस इंटीग्रल करेंगे समाकलन, तो हमें पता है यहाँ पे क्षेत्रफल लग जाएगा। क्षेत्रफल क्या लगेगा, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर, वो बराबर क्यों, इंटू में, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आंसर क्या होगा, ओमेगा बराबर 4 पाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगली डेफिनेशन में हम इसका प्रयोग करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत फ्लक्स, जो हमारा चैप्टर का नेम है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में से पहले मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, दोबारा से रिवीजन करो, याद आना होगा क्या होती है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं होती हैं काल्पनिक रेखाएं, किस पे, भय निष्कोण व काल्पनिक रेखाएं जो वक्राकार पथ पर गमन करती हैं वैद्युत क्षेत्र में। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स रेखाएं। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र तो देखो कोई आवेश के कारण आसपास कोई भी क्षेत्र हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र है। तो माना कोई एक समान, जैसे कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये समान रूप से हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ओके, अब यहाँ पर कोई हमने क्या रख दिया, काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ मतलब कि है नहीं है पृष्ठ, तो हम मान रहे हैं कि हाँ काल्पनिक पृष्ठ है। जैसे अपने आप सब मान लेते हो ना, हाँ आई लव हिम, मैं उससे लव करता हूँ, करते थोड़ी हो तुम, वही हिसाब है, वो तुम्हें भाव भी नहीं देती, तो क्या करना है, हमें मानना है काल्पनिक पृष्ठ है। हमारे मानने का काम है, हम तो मान के चलते हैं, ये हमने मान लिया कोई काल्पनिक पृष्ठ है, माना, कला मेरी बेकार है। ओके, तो ये अंदर का मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ये हमारा बन गया काल्पनिक पृष्ठ। अब काल्पनिक पृष्ठ से होकर जो वैद्युत बल रेखाएं आ रही होंगी, क्या, काल्पनिक पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। एक ओके, तो कोई माना कोई काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, यहाँ से कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका थर्टिकल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत सिंपल। जैसे कि आपको माना ये कोई मानो काल्पनिक पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। ओके, और यहाँ से हमारी क्या जा रही है, वैद्युत बल रेखाएं जा रही है। तो ये वैद्युत बल रेखा गई, इधर से ये निकल रही है, क्या, वैद्युत बल रेखाएं। अब ये कितनी गई, 1 गई, 2 गई, 3 गई, मतलब कि कितनी संख्या में गई, उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। तो मैं आपके इसलिए इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये मैंने वैद्युत फ्लक्स के बारे में लिख दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का, 5 नंबर का, 2 नंबर का आ जाता है, 2-3 नंबर का एग्जाम में, और इससे रिलेटिव बहुत सी चीजें आएंगी अभी आपका आगे, तो इसको आप ध्यान से समझना। डेफिनेशन और वो मैं आपको करा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको रख लेना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, वैद्युत फ्लक्स में बहुत सिंपल है, कोई वैद्युत क्षेत्र है। ओके, किसी आवेश के कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कोई वैद्युत क्षेत्र है,
और उसमें हमने कोई क्या माना, काल्पनिक प्रश्न माना। काल्पनिक है मतलब कि है नहीं है, मान रहे हैं काल्पनिक है, वहां पर कोई प्रश्न है नहीं है। ओके, तो कोई वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक प्रश्न, ये कोई काल्पनिक प्रश्न है हमारा, ओके, से एकांक क्षेत्रफल, कितने एकांक क्षेत्रफल, मतलब कि काल्पनिक प्रश्न पे तो आप देखो वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। कोई प्रश्न है जैसे कि ये कोई प्रश्न है तो यहाँ से भी जाएंगी वैद्युत बल रेखाएं हमारी, यहाँ से भी जाएंगी, यहाँ से भी जाएंगी, यहाँ से भी जाएंगी, पर हमें तो कुछ मेन स्थान पर देखना है। तो हमने देखा यहाँ पे कोई एकांक क्या है, क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठ है। अब यहाँ से कितनी जा रही है वैद्युत बल रेखा, यहाँ से ये गई, यहाँ से जितनी वैद्युत बल रेखा जाएंगी कितनी गुजर सकती है, 3 गुजरे, 4 गुजरे, 5 गुजरे, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं की संख्या को क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, समझ। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से, कोई काल्पनिक पृष्ठ है से एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अर्थात किसी काल्पनिक पृष्ठ से किसी एकांक क्षेत्र पर 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में से जितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जा रही है, मतलब कि जितनी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं उनको हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, ये क्या है, देखो अभी हमने किस लिए बताया, एकांक क्षेत्रफल अर्थात सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो डीए माना हमने कोई एकांक क्षेत्रफल है, तो डीए स्थिति पर, डीए स्थिति पर अर्थात डीए क्षेत्रफल पर वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या होगा। अब देखो जब क्षेत्रफल सूक्ष्म है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, और सूक्ष्म चीजें के लिए क्या करते हैं, अवकलन। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा ई डॉट डीए और वेक्टर लगा के, ओके। अर्थात किसी वैद्युत फ्लक्स उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ओके। तो ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, इधर सीधे, और वैद्युत क्षेत्रफल की दिशा किधर है, सीधी, मतलब कि दोनों समान दिशा में है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0, ओके। तो अदिश गुणनफल में हम जानते हैं क्या होता है अदिश गुणनफल, उनके दोनों के परिमाणों के दो बिंदुओं का अदिश गुणनफल उन दोनों बिंदुओं के परिमाणों के गुणनफल के तथा उनकी त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, समान दिशा में है तो 0, थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और साइन 0 की 0 पता है हमें। तो डी फाई ई बराबर ई डी, ये हमारा आ गया यहाँ पर। अब ये तो हमारा निकला अति सूक्ष्म, मतलब कि इसके लिए निकला, किसके लिए निकला, इसके लिए। अब हम निकालेंगे संपूर्ण प्रश्न, हमें इस चैप्टर में याद रखना, पहले हम निकालेंगे छोटी वस्तु के लिए, सूक्ष्म के लिए, फिर हम निकालेंगे संपूर्ण के लिए, पूरे के लिए। तो हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैंने क्या बताया था, क्या करेंगे, इंटीग्रल लेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे। तो फाई, संपूर्ण पृष्ठ की फाई को, वैद्युत फ्लक्स को मैंने फाई से प्रदर्शित कर दिया, कोई बात नहीं है, इंटीग्रल डी फाई, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है इंटीग्रल में, डी फाई की वैल्यू रख दी यहाँ पे ई डॉट डी ए, ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई इंटीग्रल में डी ए। अब देखो डी ए बराबर क्या है, यहाँ पे कोई क्षेत्रफल, मैंने कोई आकृति तो बताई नहीं है अभी आपको कि गोला है कि आयत है, कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे एरिया को क्या कर देंगे, इंटीग्रल करेंगे तो ई ए, क्या ई ए। तो हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ पे हमारा फाई ई बराबर ई ए। कब, ये कब है, जब क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दिशा में हो, और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल समान दिशा में ना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। याद रखना इस चीज को, ओके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, ध्यान से समझना। इसके बाद है गॉस की प्रमेय, ओके। गॉस की प्रमेय आज का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमारे 5 नंबर के लिए आता है, इसकी उत्पत्ति करने के लिए भी आ जाता है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है कुछ नहीं, ओके। गॉस एक वैज्ञानिक थे, कौन थे, वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक ज्यादातर कौन से होते हैं, कुंवारे होते हैं, ये भी कुंवारे होंगे पता नहीं। तो गॉस एक वैज्ञानिक थे जो क्या कहते हैं, उन्होंने खोज की किसके बारे में, वैद्युत फ्लक्स के बारे में।
बात वही है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा है इसमें, और कुछ नहीं। वैद्युत फ्लक्स की अभी मैंने आपको बताया था कि एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और गॉस की प्रमेय क्या है हमारी, उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि बंद पृष्ठ में से निकालेंगे, तुम एकांक क्षेत्रफल से निकालो, हम बंद पृष्ठ में से निकालेंगे, डिब्बे में से निकाल ले, कार्टून में पैक करके बंद कर दिया है पूरा। ओके, तो गॉस की प्रमेय ने क्या बताया, गॉस जी ने कहा कि आप एकांक क्षेत्रफल से निकाल रहे हो, निकालो, कोई दिक्कत नहीं, हम नया बनाने के लिए इसमें डिफरेंट कर दें, जो इन्होंने चोरी कर लिया वैद्युत फ्लक्स की थ्योरी को, कि हम इसको चोरी करेंगे, देखते हैं क्या है उसमें। तो उन्होंने बताया कि वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, जैसे गोला है, कोई गोलाकार है या बेलनाकार है, कोई भी बंद पृष्ठ है, ओके, से होकर गुजरने वाला, से होकर, अब वहां से भी कुछ ना कुछ वैद्युत बल रेखा तो जाएंगी, वैद्युत बल रेखा क्या, वैद्युत क्षेत्र द्वारा, तो कोई भी बंद पृष्ठ है वहां से क्या जा रही है, वैद्युत बल रेखा जा रही है, जी गई, वही वैसा ही जैसे माना ये कोई वैद्युत बल बंद पृष्ठ है, यहाँ से वैद्युत बल रेखा जा रही है। अब उन्होंने क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होती है, वैद्युत बल रेखा है, उस पृष्ठ के फाई ई जो है हमारा, उस पृष्ठ के आवेश, अब इस पृष्ठ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ आवेश तो होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, मतलब कि क्यू आवेश, माना हमने इस पृष्ठ पर क्यू आवेश के 1/ε0 गुना होता है, क्या होता है, सिंपल सा नियम, देखो नियम तो हमें जो कहा है उसी के एज इट इज लिखना होता है पेपर में, हम उसको बना के नहीं लिख सकते नियम को। ओके, नियम को तो हमें जैसा उन्होंने कहा है वैसा लिखना पड़ेगा, हाँ उसके बारे में कुछ बताना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0। ओके, सिंपल सा टॉपिक है गॉस की। किसी कोई बंद पृष्ठ है, उन्होंने बताया कोई बंद पृष्ठ ले लिया, से होकर गुजरने वाले कोई वैद्युत बल रेखा जा रही है, अर्थात वैद्युत फ्लक्स हो गया, वैद्युत बल रेखा जा रही है, तो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश के 1/ε0 गुना होता है, फाई बराबर Q/ε0, फाई बराबर Q/ε0, इसको याद करना। मैंने आपको शायद अभी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं बताया था, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है हमारा, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो आप इसको याद कर लें अच्छे से। इसके बाद का टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, जो इम्पोर्टेंट है, हम अब इसको उत्पत्ति करेंगे कि हमें ये सॉल्व करके होता कैसे है। तुम्हें पता है, देखो ये केमिस्ट्री तो है नहीं, फिजिक्स क्या मांगती है, सबूत, ये सबूत दो, हर चीज का लॉजिक होता है, तो हमें इसका भी लॉजिक जानना है, तो हम इसका लॉजिक जानते हैं, देखते हैं क्या होगा लॉजिक, ठीक है। हमें लाना क्या है, पहले तो ये देखो उत्पत्ति में, उत्पत्ति गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कैसे करेंगे, तो हमें सॉल्व करके क्या लाना है, हमें सॉल्व करके लाना है फाई ई बराबर Q/ε0, जो इन्होंने कहा, किसने कहा, गॉस जी ने कहा, गैस नाम नहीं है इनका, नाम है गॉस, गॉस नाम भी तो कैसे कैसे होते हैं इनके, तो गॉस जी ने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश के 1/ε0 गुना होता है, तो ये हमने 1/ε0 गुना कर दिया। अब इसको हमें उत्पत्ति करेंगे, तो हम क्या करें, उत्पत्ति में पहले आपको लिखना है क्या है, सोचते हो, माना आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ है, एक गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ अर्थात कोई बंद पृष्ठ है, कौन सा है, बंद पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ होते हैं हमारे बेलनाकार, आयताकार, ठीक है, शंकुनुमा और गोलाकार, ये सब हमारे सब क्या होते हैं, गॉसियन पृष्ठ होते हैं। ओके, जो वैद्युत फ्लक्स निकलना कर सके, तो ये मैंने कोई एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया। ओके, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, अब वैद्युत फ्लक्स जाएगा तो कहाँ से आएगा, एकांक क्षेत्रफल से आएगा, तो ये कोई डी स्थिति पर कोई बिंदु है P, यहाँ पर ले लिया, जो बिल्कुल परिधि पर है, एक तरीके से परिधि पर है, यहाँ से इसकी त्रिज्या केंद्र से कितनी हो गई, R। अब ये देखो, ये मैंने ये बना ली डिजाइन, जिसकी दूरी हो गई R O। ओके, यहाँ पे बिंदु, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है इधर, सीधी दिशा है, समझने आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ है, जिस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है। ओके, हमें ये सब लिखना होगा, अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो हमारे 2 नंबर काट दिए जाएंगे, चित्र के भी काट दिए जाएंगे, इसके भी काट दिए जाएंगे, हमें चित्र भी बनाना पड़ेगा, ये सब भी लिखना होगा। देखो जो आप कर रहे हो उसको लिख दो, कुछ नहीं, जो आप कर रहे हो उसे लिख दो। मैंने किया, R मीटर त्रिज्या का एक गोला खींचा,
एक गॉसियन बर्स्ट है जिस पर क्या है प्लस क्यू आवेश है। इससे इसके केंद्र से P दूरी पर, इससे केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जो वही बात लिख दी है मैंने, इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है। अब P है तो DA स्थिति पर, किस पर DA स्थिति पर अभी मैंने आपको बताया था पीछे DA स्थिति पर हमारा विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जब सूक्ष्म के लिए निकालना है तो सूक्ष्म ही विद्युत फ्लक्स होगा, तो d फाई E बराबर E डॉट DA। अब ये क्या है, अभी अदिश गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट है, तो उसको हम करेंगे EDA cos थीटा, ये हमने कर दिया EDA cos थीटा। यहां से मान लो क्वेश्चन नंबर 1, अभी कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 भी बनवाना आप पहले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 बनवाना EDA cos थीटा। अब क्या करेंगे, हमने पढ़ा है E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है, तो इसका मान जो है हम इस पे रख लेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे मान रखा है इसका, जो हो जाएगा हमारा d फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू DA cos थीटा। अब देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा ओमेगा का, किसका, ओमेगा का, मतलब कि घन कोण का, घन कोण बराबर होता है हमारा, घन कोण बराबर होता है ओमेगा बराबर डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताया नहीं, अब बता रहा हूँ, ओके। पहले आप इतना सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जिससे मैं रफ करके आपको बता दूँ, ओके। तो कुछ नहीं है, मैंने पहले आपको मैं इतना बता देता हूँ, माना R त्रिज्या का एक क्वेश्चन पृष्ठ है, जिस पर प्लस क्यू आवेश विद्यमान है, इस पर क्या आवेश है प्लस क्यू आवेश विद्यमान है, ओके। इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर तो दिए की स्थिति पर, दिए मतलब अति सूक्ष्म क्षेत्रफल की स्थिति पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा d फाई बराबर E डॉट DA, डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आ जाएगा EDA cos थीटा। यहाँ से कुछ नहीं है, E की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाल रखे हैं पहले चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, E की जगह हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर रख दिया। अब घन कोण का फॉर्मूला क्या होता है, d ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे DA cos थीटा है, ये अपॉन में R स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा d ओमेगा, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे d ओमेगा रख देते हैं, तो d फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू d ओमेगा, ओके। इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1, खत्म। अब ये हमने निकाल दिया क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स DA स्थिति पर। अब हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ पर, मैंने क्या कहा था संपूर्ण पृष्ठ पर, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश के बटे एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है, तो हमें संपूर्ण पृष्ठ पर निकालना है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समीकरण नंबर 1 हमने निकाल लिया, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रल ले लेंगे, किसका, विद्युत फ्लक्स का, क्योंकि विद्युत फ्लक्स किस लिए निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है, तो फाई E बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रल में d फाई E, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो d फाई E की वैल्यू हम रख देंगे, वैल्यू क्या निकाली थी हमारी समीकरण 1 से, हमारी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू d ओमेगा, इसकी जगह पे d ओमेगा रख दिया था, DA cos थीटा के अपॉन में R स्क्वायर में। अब देखो यहाँ से ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों भाग आ जाएंगे, भैया भाग जा, तेरा काम नहीं है, निकल उठ। अब इसने इसको भी निकाल दिया, ये तो बचा अकेला, ये कह रहा तू मतलबी तो मैं भी मतलबी, अब जा मुझे बुला मत लियो, ये तो चला गया, अब ये क्या है, अकेला बचा है, ये कह रहा मुझे डर थोड़ी है किसी का, मैं बुला लूंगा किसी को, और इसका मान होता है खुद, तो इसने रख दिया इस इंटीग्रल से मैं अकेला डालूंगा, इसका नाम रख दिया, इस इंटीग्रल को हटाने के लिए इसने अपना मान रख दिया, बुला लिया 4 पाई,
क्या मान निकाला था इंटीग्रल का मान हमने अभी 4 पाई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई। घनकोण में भी मैंने आपको कराया था, तो ये 4 पाई हमने रख दिया डी ओमेगा का इंटीग्रल से, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फाई बराबर हमारा क्या आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वो सिंपल सा थी उत्पत्ति। ये पूरा क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम में 5 नंबर का आता है, तो आएगा ही आएगा, इसको आप ध्यान से रख लेना, आएगा ही। भले ये बात अलग है कि मेरे एग्जाम में नहीं आया, मगर आपके में आ सकता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, आज का लेक्चर समाप्त हो गया, क्योंकि मैं लेक्चर ज़्यादा बड़े बना नहीं रहा, आपको बड़े लेक्चर देखते हो नहीं, इसलिए आपके लिए स्मॉल छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा, 3 टॉपिक। अगले टॉपिक में हम कराएंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें कुछ अनुप्रयोग भी थे इसके, कि किस किस में इसका प्रयोग होता है, देखेंगे किस किस में प्रयोग होता है। भैया हमारा तुम वैज्ञानिक तो बेकार हो, ऐसी चीजें पढ़ा कर चले जाते हैं हमने, कोई बात नहीं। तो गॉस की प्रमेय थी, एक बार बताता हूँ, किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की संख्या उस पृष्ठ के आवेश के 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना होती है, फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रख लेना, मात्र उसको बता दिया है, उत्पत्ति में पहले ऐसे हिंदी लिखना है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे अति सूक्ष्म के लिए वैद्युत फ्लक्स, जहाँ पे हम ई का मान रख देंगे। ई का मान रख के हम क्या करेंगे, डी ओमेगा निकाल लेंगे, डी ओमेगा सीधा अपॉन आर स्क्वायर। फिर निकालेंगे शंकु पृष्ठ के लिए, शंकु पृष्ठ के लिए फाई बराबर इंटीग्रल में डी फाई की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इनटू डी ओमेगा, समीकरण 1 से इसके दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन डी ओमेगा का मान अभी हमने घनकोण वाली डेफिनेशन में निकाली थी 4 पाई रख के 4 पाई से 4 पाई फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज कमेंट करना। अगले टॉपिक पे मिलते हैं। ओके।